हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीपी के 15 प्रश्नों की, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर हैं। दोस्तों 26 जनवरी 2012 का पेपर है। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। के अतिरिक्त मतलब दोस्तों इसमें 3 है, लेकिन एक कौन सा नहीं वो आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन है पहला शिक्षा की गुणात्मकता, फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों शारीरिक गठन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों पौष्टिकता की गुणवत्ता, फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों संस्कृति। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब एक कौन सा है जो आकार नहीं देता और बाकी देते हैं, तो हमें कौन सा नहीं देता उसको बताना है दोस्तों। तो शिक्षा की गुणात्मकता तो दोस्तों आकार देता है विकास, मतलब वातावरणीय कारक विकास, मतलब शिक्षा गुणात्मकता तो हो जाएगा दोस्तों। फिर पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत तो जानते होंगे आप दोस्तों, जो संस्कृत सभ्यता जैसे किसके यहाँ का है दोस्तों। यहाँ परिवार वातावरण का मतलब है कि भैया हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण और वहाँ की संस्कृत या वहाँ के रहने वाले लोगों की बोली भाषा कैसी है दोस्तों, वातावरणीय कारक यहाँ, इसका मतलब यहाँ है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे शारीरिक गठन, इसका कोई वातावरणीय कारक नहीं है दोस्तों। ये विकास को आकार नहीं देता शारीरिक गठन, क्योंकि भैया आप खुद ही सोचिए कि शारीरिक गठन अगर किसी की 5 फीट है तो 5 फीट से आगे नहीं बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसका कोई रोल नहीं दोस्तों, यही दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये सब गलत हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। दोस्तों सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना, दोस्तों 2 लोग हैं यहाँ, एक सीमा है एक लीना है, उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन है निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है दोस्तों लगातार, सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध। जैसे निरंतरता का कोई मतलब नहीं दोस्तों कि लगातार की कोई यहाँ बात नहीं कही है, जल्दी सीख लेती है और एक लोग नहीं सीख पाते, ज़्यादा समय लेते हैं, तो निरंतरता का कोई मतलब नहीं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक लोग जल्दी सीख रहे हैं, एक लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। फिर अंतर संबंध, भैया अंतर संबंध की कोई बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ साफ साफ भिन्नता की बात की जा रही है कि एक लोग जल्दी सीख रहे हैं, एक लोग देर में, तो वैयक्तिक भिन्नता हो जाएगा हमारा ऑप्शन। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विकास शुरू होता है, ऑप्शन दोस्तों शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से। तो विकास दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था ये तो बिल्कुल गलत है, उत्तर बाल्यावस्था ये भी गलत है। दोस्तों आप लोग कोई क्वेश्चन जैसे कम आए तो उसे ऑप्शन को काट के करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा और दोस्तों 100% सही होने के चांस है दोस्तों। इसलिए आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए। तो दोस्तों हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, क्योंकि भैया पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था तो हो नहीं सकता। विकास शुरू होता है मतलब कि दोस्तों विकास मतलब वो बच्चा कब सोचने समझने या हाथ पांव चलाने का, विकास में दोस्तों दोनों चीजें आती हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब विकास में आ जाता है दोस्तों। तो शैशवावस्था भी नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था, क्योंकि बालक अगर आप खुद सोचे दोस्तों गर्भ से ही उसकी शारीरिक वृद्धि होने लगती है, तो ये दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था हो जाएगी। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। दोस्तों ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, मुख्य रूप से आनुवंशिकता, आनुवंशिकता आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों चिंतन पैटर्न, फिर आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो दोस्तों हो जाएगा आनुवंशिकता संबंधी कारक दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, ये आंखों का रंग हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। मतलब शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें।
क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायक है। दोस्तों ऑप्शन है मूल द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंता, समाजीकरण। तो दोस्तों दुश्चिंता तो किसी में सहायता नहीं हो सकती, आक्रामकता मतलब गुस्सा, किसी ये भी नहीं सहायता हो सकती। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चौथा ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। कि भैया शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायक होता है। क्योंकि दोस्तों आप समूह में जानते होंगे बच्चे कई जगह से आते हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से, तो जाहिर सी बात है तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के धर्म के लोग आते हैं, तरह तरह की भाषा बोली वाले आते हैं, तो समाजीकरण होता है दोस्तों। समाजीकरण दोस्तों अकेले नहीं होता, ग्रुप में ही होता है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पांचवें में। दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति, मतलब समकक्ष का मतलब वही जैसे कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग भी कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं, इसके समकक्ष होते हैं, आक्रामक व्यवहार करता है। मतलब दोस्तों उनसे एक नाराजगी या गुस्सा मतलब दिखाता है और विद्यालय मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश की सहायता में आवश्यकता है। दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का दोस्तों दिमाग से संबंधित है ये, तो इसको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पहले ऑप्शन काटते चलें दोस्तों। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल जैसे ऑप्शन, दोस्तों इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास दोस्तों बचे दो ऑप्शन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र। लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, हम पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह पर आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है दोस्तों। अगर ये पूछता कि ये किसके कारण हो रहा तब तो मनोगत्यात्मक हो जाता है, लेकिन सहायता की आवश्यकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, भावात्मक क्षेत्र में इसको आवश्यकता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भैया पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों। पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ दोस्तों। संवेदी प्रेरक चरण, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, इंद्रिय जनित संवेदी ज्ञानक अवस्था भी इसे कहते हैं दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण है दोस्तों, फिर मूर्त है, फिर औपचारिक है दोस्तों। चारों अवस्थाएं इनकी बताई गई हैं दोस्तों। ये दोस्तों जन्म से 2 होती है पहली संवेदी, फिर 2 से 7 पूर्व, फिर 7 से 11 तीसरी मूर्त, और फिर 11 से 15 ये औपचारिक होती है। तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है दोस्तों, जो एनसीईआरटी में लिखा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक चरण लिखा है। और बहुत सारी जगह आपको मिलेगा दोस्तों संवेदी पहली अवस्था। तो दोस्तों हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही मानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी ने माना है ऐसा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी आपको ज़्यादातर देखने को दोस्तों पहली अवस्था मिल जाएगी, इसलिए आपके नॉलेज में रहे दोस्तों बात। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ वर्डों को नहीं ध्यान देंगे तुरंत गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सही और गलत, यहीं से इसका आंसर मिल गया दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों नैतिक यथार्थवाद, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, ये भी नहीं होगा। नैतिक तर्कड़ा। अब हमारे पास दोस्तों बचे 2 ऑप्शन, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा, दोनों में से कोई एक होगा। तो फिर एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ सही गलत ना होता तब हमारा हो जाता नैतिक दुविधा, लेकिन यहाँ पर सही गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर होगा दोस्तों नैतिक तर्कड़ा। दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कट के आ रहे हैं। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, इसमें 6 क्वेश्चन दोस्तों कटे हुए हैं, मैंने शायद पहले ध्यान नहीं दिया दोस्तों, या जल्दबाजी में हो गई है ऐसी गलती, आगे से नहीं होगी दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भैया एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है। ऑप्शन दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह,
लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो भैया लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व ये सब सही हैं, लेकिन से बसती दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें ऑप्शन दोस्तों, जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, नहीं भैया, निजी कोचिंग नेगेटिव कट जाएगा दोनों। बार बार उनकी परीक्षा होगी, नहीं भैया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, बात सही है। लेकिन दोस्तों हम फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, नहीं भैया। दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, क्योंकि भैया सीटेट ने हमेशा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया है, तो यहाँ पर जोड़ने की बात हुई समावेशी शिक्षा, तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा आ ही गया दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन है दोस्तों, जो सभी निरुयोग बच्चों को शामिल करती है, मतलब बिना किसी रोग के या किसी अक्षमता वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, केवल उनको ही इसका कहने का मतलब है। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर देती है। दोस्तों चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों। भैया समावेशी शिक्षा में हमें सबको लेके चलना है, विशेष, सामान्य, सभी को, प्रतिभाशाली, मंद, बस सभी प्रकार के दोस्तों। जो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर। इनको सबको ध्यान में नहीं रखना कि भैया इनका दिमाग कमजोर है, ये शारीरिक में छोटे हैं, ये सबको ध्यान रखे बगैर सभी बच्चों शामिल करती है दोस्तों, यही है समावेशी शिक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोग को आता ही होगा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिस्लेक्सिया दोस्तों बोलने व सुनने, तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, और सुनने ये भी नहीं होगा दोस्तों, पढ़ना हो जाएगा डिस्लेक्सिया। और होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण ह्रास मतलब सुनने में जिनको दिक्कत है दोस्तों, इसका मतलब दृष्टिबाधित देखने में, श्रवण ह्रास सुनने में से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश कुंठा का सामना करते हैं? मतलब दोस्तों कहने का मतलब है, जो सुन नहीं पाते हैं बच्चे, वे किस कठिनाई का सामना करते हैं कक्षा में? तो ऑप्शन दोस्तों, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता, दूसरों विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में क्षमता। दोस्तों अगर आप ऐसे मोटा मोटा देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दोस्तों इसमें जो एक ऑप्शन सबसे सही है, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता नहीं भैया, और भी काम करने होते हैं बच्चे को, खेल कूद में इसके अलावा भी और काम करने होते हैं दोस्तों, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा नहीं भैया, हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो दिक्कत होती है दूसरों के साथ संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने का ढंग तथा सूचनाएं बांटने में अक्षमता, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा होती है दिक्कत, इसका सामना सबसे ज़्यादा करते हैं। 19 नंबर दोस्तों, क्योंकि टीचर की बात जब समझ नहीं पाएगा, अपनी समस्या को नहीं बता पाएगा, तो सीखे क्या दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक कोनेटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। व्यवहार का करना दोस्तों, तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है कि भैया संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, गतिक है, फिर मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार करना दोस्तों हो जाएगा इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र। फिर 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भैया एक विद्यार्थी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेत है। दोस्तों एक चीज़ आप
देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित है। आंतरिक, बाह्य, वैयक्तिक, अनुभविक। तो दोस्तों आंतरिक रूप से नहीं है दोस्तों, ये वैयक्तिक भी नहीं, अनुभविक भी नहीं, बाह्य रूप से प्रेरित है क्योंकि ये परीक्षा पास करना चाहता है दोस्तों, खुद से नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य है परीक्षा पास करना, तो ये बाहर ही हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? भाषा निर्देशित अधिगम, यहाँ भाषा की कोई बात नहीं हुई दोस्तों। फिर दूसरा है दोस्तों प्रतियोगिता आधारित अधिगम, प्रतियोगिता की कोई बात नहीं हुई। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, मनोरंजन की भी कोई बात नहीं हो रही दोस्तों, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कि भैया संरचनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। अभिसारी मतलब दोस्तों बंधा हुआ क्वेश्चन, जैसे कि भैया a+b का होल स्क्वायर बताओ, 2 की टेबल सुना दो, तो ये दोस्तों अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आती है। फिर अपसारी मतलब खुले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन। मॉडलिंग की कोई बात नहीं हुई दोस्तों। अनुकरण देख कर सीखना होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पहला भी नहीं होगा दोस्तों इसमें। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। तो दोस्तों डैश डैश को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता। दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता की कोई बात नहीं की क्योंकि ये साथ जोड़ सके। शिक्षार्थी स्वायत्तता, इसकी भी कोई बात नहीं है दोस्तों। पुनर्बलन, इसकी भी कोई बात नहीं होगी दोस्तों। जो चौथा ऑप्शन दोस्तों ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, कि ज्ञान के सहसंबंध को जोड़ना दोस्तों, जोड़ने की बात हो रही दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भैया शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। दोस्तों उनके ज्ञान की सीमा और योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, योग्यता के अनुसार नहीं भैया, ये दोनों दोस्तों बिल्कुल गलत है। अब हमारे पास बचे दोस्तों दो ऑप्शन, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, फिर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। दोस्तों जो दोस्तों दो क्वेश्चन हैं, दोनों में अगर आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों की आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, ये जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ त्रुटियों की बात की गई है दोस्तों, और ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों की सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब जैसे हमें कोई चीज़ पहले से आती है, जैसे अब मान लीजिए आपने बॉड मास का नियम सीखा है, गणित की बात करते हैं दोस्तों, और उसे आप नई स्थिति जो सीख रहे हैं उसमें लागू नहीं कर पा रहे दोस्तों, ये क्या है? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सकारात्मक होता तो दूसरे में लगा लेता दोस्तों, दूसरे में लगा पा। निरपेक्ष की भी कोई बात नहीं कही दोस्तों नकारात्मक भी नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि ना इधर का कुछ उधर जा रहा ना उधर के इधर आ रहा दोस्तों, शून्य हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है दोस्तों कहलाती है। ऑप्शन है दोस्तों समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। दोस्तों समायोजन जो होता है नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, समायोजन तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन होता है, इसमें संशोधित नहीं किया जाता दोस्तों। संशोधित और परिवर्तन करना अलग है चीज़ दोनों दोस्तों। संशोधित का मतलब पुरानी चीज़ को हटा के नई चीज़ जोड़ना, इसे आत्मसात्करण कहते हैं दोस्तों। एक वर्ड और यूज होता है जोड़ने में, इन्हीं जीन पियाजे का वर्ड है दोस्तों ये।
फिर प्रत्यक्षण की भी कोई बात नहीं की गई दोस्तों। स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान को जो दोस्तों बालक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अपने मस्तिष्क में फीड कर लेता है दोस्तों, यही स्कीमा। और स्कीम से एक वर्ड होता है दोस्तों इन्हीं जानकारियों को जब बच्चा क्रम के अनुसार लगा लेता है कि पहले 2 की टेबल आएगी फिर 3 की आएगी, तो दोस्तों स्कीमा कहते हैं। इसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन समावेशन, पहला ऑप्शन दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को समर्थित कर सकता है। पहला ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखनी। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों। अपेक्षा क्यों नहीं रखेंगे? विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं, उच्च भी नहीं रखना दोस्तों। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, ये भी नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। वैविध्य का मतलब दोस्तों अलग अलग तरीके, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संबोधित करता है। वे शिक्षक को आराम देते हैं, आराम आराम की कोई बात नहीं दोस्तों। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, नहीं भैया ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों की भी बात की गई, तो दोस्तों इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग होगा दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भैया एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को एक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है, तो वह है ऑप्शन दोस्तों सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। सहानुभूति नहीं दिखाना दोस्तों, दया नहीं दिखाना। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही, तनाव नहीं दोस्तों, एक नहीं है। कक्षा के लिए सीखने हैं तो बाधाएं नहीं भैया। समावेशी दोस्तों समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टिबाधित और मतलब जिनको दिखता नहीं, फिर अन्य है दोस्तों, अन्य के साथ सामूहिक गतिविधि, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। विज्ञान एवं 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। 6 क्वेश्चन इसमें कट गए थे दोस्तों, उससे फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। तो दोस्तों जैसा कि आप जान पा रहे होंगे भैया, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नाम रोशन नहीं करना भैया। अभिभावक को केवल संतुष्ट नहीं करेंगे, नहीं नकल करके पेपर करके हल करके ले आएंगे नंबर, कहेंगे ये देखो हम फर्स्ट आ गए, तो कोई मतलब नहीं, संतुष्ट नहीं करना दोस्तों। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।